नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजी स्कूल में। इस स्कूल में आज हम समझेंगे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार। तो हम आपको लिए चलते हैं 200 वर्ष पहले, जब भारत में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हुई और कंपनी का जब साम्राज्य भारत में फैलने लगा तो उन्होंने अपने तरीके की शिक्षा भारत में शुरू कर दी और एक अंग्रेजी समाज जो था उसका भारतीय समाज से सामना हुआ। तो जब यूरोपीय सभ्यता का भारतीय संस्कृति से सामना हुआ तो बहुत सी हमारी कमियां निकल के आई। अब हमारी उन कमियों को उन अंग्रेजों ने बिल्कुल हाईलाइट कर दिया और कहा, देखो तुम कितने असभ्य लोग हो, तुम अपनी ही स्त्रियों को सती के नाम पे जिंदा जलाते हो, तुमने अपने लोगों को अछूत बना रखा है, कितने बड़े वर्ग को तुमने छुआछूत मानते हो, तुम लोग धार्मिक अंधविश्वासों में उलझे हुए हो। अब हमारा समर्थन करो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हम तुम्हें सभ्य इंसान बनाएंगे। अब एक तो भारतीयों को ये बात बहुत खराब लगी कि तुम बड़े सभ्य हो और हम इतने जंगली हैं। दूसरी बात, भारत के लोगों को ये भी समझ में आ गई कि अगर इन अंग्रेजों से, इस विदेशी सत्ता के खिलाफ हमें लड़ना है तो अब हमें अपने लोगों में चेतना जगानी होगी, उनको संगठित करना होगा और सामूहिक रूप से ही हम इस सत्ता के खिलाफ खड़े होंगे और इसको उखाड़ पाएंगे। तो ये दो कारण थे जिनके कारण भारत में फिर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। देखिए, अब कैसा था वो समाज, जरा उसकी एक झलक देखते हैं कि आखिर इतनी सुधार की जरूरत क्यों महसूस की गई और क्यों एक इंग्लैंड के एक विद्वान ने कहा, जिनका नाम है जेम्स मिल, कि मैं किसी समाज की तरक्की को वहां पे महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। और इस नजर से अगर भारत को तब देखा जाता तो स्थिति बहुत खराब थी। कितनी खराब थी आइए देखिए। महिलाओं की स्थिति तो ऐसी थी ना कि महिलाओं के पास तो कोई अधिकार ही नहीं थे। शिक्षा महिलाओं के लिए थी ही नहीं, शिक्षा से उनको वंचित रखा गया। लड़की का जन्म ही अपशकुन माना जाता था, पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं था और बचपन में ही उसकी शादी कर दी जाती थी, 7 साल में, 9 साल में, 13 साल में। अब शादी होके जहाँ वो गई है वहां पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, न जाने कौन कौन सी प्रथाएं हैं। और गलती से भी जो लड़की गई है शादी करके, अगर उसका पति मर जाए तो उसको पति के साथ ही चिता में जिंदा जलाया जाता था। कितनी जंगली बर्बर बात थी ये। अब और अगर वो बच जाए, मान लो किसी तरीके से बच जाए, तो फिर विधवा को ये समाज, भारत का समाज बिल्कुल स्वीकृति ही नहीं प्रदान करता था। तो भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी और एक व्यक्ति कई कई शादियां करता था। तो बहु विवाह व्यवस्था में तो महिलाओं की दशा और ज्यादा खराब हो जाती है। तो भारत में कुल मिला के 50% जो महिला आबादी थी उसकी स्थिति बहुत खराब थी। कोई अधिकार नहीं थे उसके पास, उसकी पूरी दुनिया बस चूल्हे चौके तक ही सिमटी थी। और क्या था भारत में, और भारत में जाति व्यवस्था थी। देखिए, जब वैदिक काल के आधार पे हमारे समाज का संगठन हुआ है और वैदिक काल में भारत के समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी, उनको अछूत माना जाता था। जहाँ पे साधारण जन पानी पी सकते थे, साधारण जन मंदिरों में जा सकते थे, लेकिन इन अछूत जनों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाने की अनुमति नहीं थी। बहुत इनकी दशा खराब थी। तीसरी एक समस्या ये थी कि भारत में धार्मिक अंधविश्वास बहुत थे। इन सारी चीजों को ये माना जाता था कि ये शास्त्र में लिखा है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, ऐसा इसलिए सही है। कि मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था कि भाई देख तो लो क्या सही है क्या गलत है, शास्त्र में लिखा है इसका मतलब जरूरी थोड़ी ना सही है। या आप बहुत पिछली पीढ़ियों ने माना है तो वो मान रही थी इसलिए भी सही नहीं हो सकता। सही क्या है गलत क्या है इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल था ही नहीं। अब ये हुआ कि अब इस समाज को सुधारा कैसे जाए। तो सुधार की दिशा में सबसे पहला कदम बढ़ाया राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है और उनका दृष्टिकोण बहुत वैज्ञानिक था। उन्होंने भारत में आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा की बहुत वकालत करी और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सती प्रथा को उन्होंने भारत से समाप्त कर दिया और सती प्रथा के साथ उनका एक बचपन से भी एक
ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण वो सती प्रथा से बहुत प्रभावित हुए थे। दरअसल उनके भाई का देहांत हो गया था, तो उनकी भाभी को भी जबरन समाज के लोगों ने सती कर दिया था। तो राजा राम मोहन राय के मन पे इस बात का बहुत आघात लगा और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इस सती प्रथा को भारत से खत्म किया। उन्होंने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और ये हुआ उस कानून के तहत कि अब अगर कोई सती करता है, तो अभी तक तो क्या था कि ये महिला सती होगी फिर ये देवी बनेगी, बहुत अच्छी बात है। अब ये हो गया कि अब अगर कोई किसी को सती होने पे मजबूर करता है तो उस पे हत्या का मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा ये शास्त्र की आड़ में हत्या ही है। उन्होंने खाली सती प्रथा पे ही सुधार नहीं किया, बल्कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की और इस समाज ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के लोगों को जगाने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया और इन्होंने भारतीयों को समझाया कि जो किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखी लिखाई बातें हैं उन पे भरोसा मत करो, उनके ऊपर सोचो कि इसमें क्या सही है, अपने दिमाग से सोचो, विवेक लगाओ और तब उस बात को सही या गलत मानो। ऐसे लिखी लिखाई सुनाई बातों पे भरोसा मत करो। तो ये तो थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने भारत में सामाजिक समानता की बात की। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और ईश्वर निराकार है, ईश्वर की नजर में सब समान है, इसलिए सभी मनुष्य समान है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने अगर महिलाओं की स्थिति में देखें तो सती जो सबसे खतरनाक प्रथा थी उसको, उसके खिलाफ कानून बनवाया। अब मान लीजिए जो महिलाएं सती बनने से बच गई, सती नहीं हुई, उन वो विधवा, उनको तो समाज स्वीकार ही नहीं रहा है। अब उन लोगों के लिए काम किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बंगाल से ही थे और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया और 1856 में ये विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ और तब से कानूनी रूप से महिलाओं के, जो विधवा स्त्रियां थी, उनके पुनर्विवाह को मंजूरी मिल गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कई बालिका स्कूलों की स्थापना की ताकि लड़कियां पढ़ सकें, ताकि वो खुद समझदार बन सकें, अपने जीवन को जीने की, समझने की क्षमता उनमें विकसित हो। तो ये तो थी कि पर्दा, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह की बात। एक और बहुत समस्या बड़ी थी जो थी कि बचपन में शादी कर दी जाती थी। तो बहुत सारे प्रयास पहले भी हुए इस दिशा में कि बिल्कुल 7 साल की, 9 साल की बच्चियों की शादी क्यों की जा रही है। पर इस दिशा में एक बड़ा प्रयास हुआ। हरबिलास शारदा जो जी थे, वो एक न्यायाधीश थे और उन्होंने एक कानून बनवाया जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है और वो कानून बना 1929 में। शारदा एक्ट में ये था कि 18 वर्ष से कम के लड़के और 16 वर्ष से कम के लड़की की शादी नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बाल विवाह के तहत इसको कानूनी अपराध माना जाएगा। तो ये 3 समस्याएं महिलाओं की हल करने की कोशिश की गई और महिला शिक्षा की दिशा में बहुत प्रयास हुआ। महिला विश्वविद्यालय खुला, बालिकाओं के लिए स्कूल खुले। तो फिर धीरे धीरे महिलाओं ने भी स्कूल कॉलेज जाना शुरू किया और उनकी खुद की ही समझ विकसित होने लगी। जब खुद की समझ विकसित होने लगी महिलाओं की, तो महिलाओं ने खुद ही महिलाओं के लिए कुछ काम शुरू किए। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ताराबाई शिंदे जो महाराष्ट्र की थी, उन्होंने एक किताब लिखी स्त्री पुरुष तुलना और उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे पुरुषों ने अपने आप को बेहतर स्थापित किया, जबकि ऐसा है नहीं। स्त्री और पुरुष की तुलना की किताब में महिला और पुरुष के बीच जो सामाजिक भेदभाव था उसको इन्होंने प्रस्तुत किया। और एक पंडिता रमाबाई थी जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया, बहुत स्कूल खोले, खुद पढ़ाती थी ये। तो इस तरीके से भारत में महिलाओं की स्थिति में कुछ कुछ सुधार आने शुरू हो गए और महिलाएं इस तरीके से जो शिक्षित हुई, वो फिर स्वतंत्रता के आंदोलन में भी भाग लिया उन्होंने। महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन हुए उसमें कई पढ़ी लिखी महिलाओं ने भाग लिया और फिर धीरे धीरे भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और आज की स्थिति में महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी है, बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। हाँ, आज भी महिलाएं पुरुषों से कम अवसर पाती हैं, बेटियां बेटों से कम अवसर पाती हैं, लेकिन जब अवसर पाती हैं तो वो खुद को साबित जरूर करती हैं कि देखिए हम
कम नहीं है। अब एक दूसरी समस्या पे आते हैं। दूसरी बड़ी समस्या थी भारत में जाति की। जाति की समस्या भी अभी भी चल रही है। आज भी अंतरजातीय विवाहों को हम मान्यता बहुत कम दे पा रहे हैं और समाज में जातिगत पूर्वाग्रह जरूर भरे हुए हैं। भले ही पढ़े लिखे लोग उनको अभिव्यक्त नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में उनके भीतर ये चीजें पड़ जाती हैं। तो जातिगत पूर्वाग्रहों की वजह से भारतीय समाज की स्थिति बहुत दयनीय थी। इसमें किसने अब हम देखते हैं कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस जाति के खिलाफ अपना आंदोलन खड़ा किया। तो देखिए, जाति के खिलाफ तो जितने भी सुधारक हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और डेरोजियो, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया, तो लगभग सभी सुधारकों ने भारत में जो जाति व्यवस्था थी, जो अछूतों वाली व्यवस्था थी, उसका विरोध किया। लेकिन इसमें कुछ विशेष कार्य जिन लोगों ने किया और जो विशेष बदलाव आने शुरू हुए, उन कारणों की हम पड़ताल करते हैं। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा, और जब शहरीकरण बढ़ा तो शहरों में बिल्डिंगें बननी थी, नालियां बननी थी, सड़कें बननी थी, तो शहरों में रोजगार के अवसर आए। अब गांव के लोग निकल के शहर आए, तो शहर में जो लोग आए उन्हें अलग अलग तरीके के काम मिले। अभी तक क्या था कि अछूत जातियां केवल एक ही प्रकार का काम कर पाती थी। फिर ईसाई मिशनरियां आई, ईसाई मिशनरियों ने अपने स्कूल खोले, तो इस तरीके से दलितों को भी पढ़ने लिखने का मौका मिला, जिनको आज तक कभी पढ़ने नहीं दिया गया था। तो दलित चेतना स्वयं भी जागृत होने लगी, कुछ उनको रोजगार के अवसर मिलने लगे। तो जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे, अब जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं कि जो ज्योतिबा फुले जी थे, वो ईसाई मिशनरियों द्वारा खोले गए स्कूल में ही पढ़े हुए थे। और जो सैनिक भर्ती होने लगी, अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने सैनिकों की भर्ती थी, और वे तो जाति को देख के भर्ती करते नहीं थे, तो उन्होंने दलित जाति के लोगों की भी भर्ती की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता भी एक सैनिक स्कूल में ही प्राध्यापक थे, तो इस तरीके से इन लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले, इनकी भी चेतना का विकास हुआ। और दलित जाति के लोगों ने फिर अपने सुधार के लिए समानता और न्याय की मांग, समानता के लिए जो मांग उठी, उसमें पहली मांग थी केरल में नारायण गुरु की। नारायण गुरु स्वयं एक दलित जाति से संबंधित थे, और उन्होंने कहा कि मानवता के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म होना चाहिए, यानी मनुष्य में कोई धार्मिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इनकी इस बात से लोगों में, जो खास करके दलित जाति के लोग थे, उनमें भी, उनकी भी चेतना जागृत हुई कि हाँ, बात तो ठीक है, हमें भी मनुष्य होने के नाते अन्य मनुष्यों की तरह समान अवसर मिलने चाहिए। अब इसी बात को ज्योतिबा राव फुले ने बहुत मजबूती के साथ उठाया। उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये जो सवर्ण जातियां जो दलितों का शोषण करती हैं, मैं इस वाली व्यवस्था को, इस सामाजिक व्यवस्था को मानता ही नहीं। और उन्होंने ये कहा कि भारत में जो ब्राह्मणवाद है, जो विशिष्ट जातिवाद है, उसने जो दलित जाति है उनको बिल्कुल अपना गुलाम बना रखा है। और अपने इन विचारों को उन्होंने गुलामगिरी नाम से एक पुस्तक थी, उसमें लिखा। गुलामगिरी पुस्तक पे सवाल दिया था किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है ज्योतिबा राव फुले ने। और उन्होंने एक समाज की स्थापना की, एक अपना संस्था बनाई थी, सत्य शोधक समाज। ये समाज जातिगत भेदभाव का विरोध करता था, ब्राह्मणवाद का विरोध करता था, और जो शास्त्र के का भी विरोध करता था, क्योंकि शास्त्र की ही तो मान्यता प्राप्त है जाति व्यवस्था को। शास्त्र मानता है उस बात को, शास्त्र माने जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। तो इस तरीके से इन्होंने उस हर व्यवस्था का विरोध किया जो भारत में जातिगत समता का समर्थन करती थी। और इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया, महिला शिक्षा के लिए भी बहुत स्कूल खोले, और महिला और दलित शिक्षा का बहुत समर्थन किया। अब इसके बाद जिन्होंने दलितों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया, मैं कहूँगी कि मसीहा है वो दलितों के, वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद दलित भेदभाव को झेला था, और उनको बाहर बरामदे में बैठ के पढ़ने दिया जाता था, तो लेकिन वो बहुत मेधावी थे और विदेश से पढ़ के आए। लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद भी भारत में उनको दलित भेदभाव का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, और मंदिर प्रवेश आंदोलन के तहत उन्होंने ये कहा कि देखिए, दलित जाति के लोगों को भी भगवान की नज़रों में तो सब समान है, तो इनको भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए। तो और फिर अम्बेडकर साहब ने
संविधान में जब बनाया तो फिर सामाजिक समानता, सबके लिए वोट का अधिकार और दलितों की स्थिति में सुधार के लिए आरक्षण जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए। अब दलितों की स्थिति में सुधार के लिए एक नाम और बहुत महत्वपूर्ण है, जो नाम है ईवी रामास्वामी नायकर का। ये तमिलनाडु क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने ब्राह्मणवाद का घोर विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि समाज में दलितों को अपनी स्थिति के लिए संघर्ष करना चाहिए और इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया कि दलित जातियों को अपने आत्मसम्मान के लिए जूझना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा और आत्मसम्मान से जीने के लिए संघर्ष करना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है और इनसे एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये तो दो बातें थी कि जाति और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से लोगों ने प्रमुख कार्य किए। अब अगर हम धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करें तो इसके लिए और बहुत सी संस्थाएं बनी और जिन्होंने विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। जैसे अगर हम ब्रह्मो समाज की बात करें तो ब्रह्मो समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन बहुत सारे लोग इस संस्था से जुड़ते गए, जैसे केशव चंद्र सेन, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरीके से इस ब्रह्मो समाज का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और इसके जो विचार थे उनका भी प्रचार हुआ। इस ब्रह्मो समाज के अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम आप सबने जरूर सुना होगा, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बम्बई में। ये आर्य समाज क्या करता था? असल में उस समय क्या था कि जो ईसाई मिशनरियां आ गई थी, उन्होंने कहा कि आप लोग, आपका धर्म बेकार है, धार्मिक अंधविश्वासों पे जुड़ा हुआ से युक्त है। तो बहुत सारे जो लोग थे जिनको हिंदू धर्म में एक तरीके से उपेक्षा की गई थी, उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया, तो जोर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी लोग दूसरे धर्म में आ गए हैं वो फिर से हिंदू धर्म में आ जाएं और हिंदू धर्म की स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने बहुत काम किया। तो इनका भी सत्यार्थ प्रकाश करके एक पुस्तक की रचना भी इन्होंने की है, जिसमें अपने विचारों को संकलित किया है। इस तरीके से आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती भी सामाजिक धार्मिक सुधार में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, अभी मैंने बताया था ना, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज से जुड़े थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण केशव चंद्र सेन को ब्रह्मो समाज से निकाल दिया गया। तो फिर उन्होंने प्रेरित किया आत्माराम पांडुरंग को, और उन केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ये समाज क्या था? ये जो सारे समाज थे, इन सब में बहुत सी बातें कॉमन थी, जैसे जाति प्रथा का विरोध करना, महिलाओं के खिलाफ जो कुप्रथाएं हैं उनका विरोध करना, अंधविश्वासों का विरोध करना और शिक्षा पे बल देना। शिक्षा पे तो सभी ने बल दिया था कि भारत में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके की शिक्षा लागू हो, ये बहुत बहुत जरूरी है। अब एक और नाम आता है इसमें, जो नाम है स्वामी विवेकानंद का। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जब बहुत फेमस हुए जब उन्होंने शिकागो में 1893 में अपना भाषण दिया था भारत, तो वो भाषण उनका बहुत फेमस हुआ। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म में और भारत के राष्ट्र को जगाने में अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपने जो गुरु थे परमहंस, तो उनकी स्मृति में परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भारत के लोगों की चेतना को जगाने में उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्होंने ही तो कहा है, उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य पे मत पहुंच जाओ मत रुको। तो स्वामी विवेकानंद का नाम आता है सुधारकों में। अब सुधारकों में तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सुधार और सुधारक जिनकी चर्चा हमने की है। ये सुधार की प्रक्रिया जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, वो दरअसल आज भी चल रही है और सुधार आज भी जारी है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि सुधार हो रहे हैं, भले ही वो समस्याएं, महिलाओं की स्थिति हो, धार्मिक अंधविश्वास हो और जातिगत समस्या हो, आज भी मौजूद है, लेकिन कम हो रही हैं और ये धीरे 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 इनमें सुधार होगा। तो खैर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।